Hey guys, this is Upen and welcome back to our daily editorial analysis section. I hope you guys are as fit as fitter. फ्रेंड्स, आप जैसा जानते हैं आज है संडे, सो आज को एडिटोरियल नहीं आता है, बट अपनी डेली एडिटोरियल एनालिसिस की जो फ्लो है उसको मेंटेन करने के लिए मैंने सोचा कि मैं संडेज़ को उन एडिटोरियल की एनालिसिस करूँगा जो पास्ट में द हिंदू के मोस्ट व्यूड और मोस्ट फेमस रहे हों. फॉर डैट मैंने जब गूगल पे सर्च किया, लेट मी शो यू मोस्ट मोस्ट रीड एडिटोरियल, तो पहला ही यही पेज केवल खुला है. इसमें द हिंदू ने मेंशन किया है अपने 2019 के मोस्ट रीड एडिटोरियल को. 2021 एंड 20 के नहीं मिले मुझे, तो मैंने कहा चलिए इसी पे जाते हैं. और इसमें जो सबसे पहला हमको दिखता है वो है पीस एंड जस्टिस ऑन अयोध्या वर्डिक्ट. और नो डाउट ये क्यों मोस्ट रीड है आप सबको पता है. बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट आया था जो पूरा देश जैसा चाहता था. अभी चलिए मैंने पहले सोचा लाइए देख लेते हैं अपनी वेबसाइट जिस पे हम लोग जाके इसकी मीनिंग्स देखते हैं वर्ड्स की, उस पर ये मिलता है कि नहीं. और मुझे ये मिल गया. आप जाके सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा. इसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन. और आप जाके यहाँ पे सारे जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं इसमें, इवन नॉन इंपॉर्टेंट, सारे वर्ड्स की मीनिंग A to Z दे देता है फॉर अ आर्टिकल. लाइक एक एडिटोरियल में इतनी सारी मीनिंग्स इसने दी हैं. आप जाके इसको देख सकते हैं या फिर आप वीडियो को स्टॉप कर करके यहाँ से मीनिंग्स लिख सकते हैं. चलिए फिर हम लोग यहाँ से ये आर्टिकल ओपन कर लेते हैं. ये जो एडिटोरियल ओपन हो गया फ्रेंड्स, मैंने इस एडिटोरियल को डाउनलोड कर लिया है. एज यू नो डैट कि मैं पहले डाउनलोड कर सकता हूँ क्योंकि मैं पेंसिल टूल यूज़ कर सकता हूँ जिसमें, और यहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं आते हैं. वहाँ पे बहुत एडवर्टीजमेंट बीच बीच में आते रहते हैं. अभी स्टार्ट करते हैं अपना आज का एडिटोरियल. फ्रेंड्स मैं बता देना चाहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट एडिटोरियल है क्योंकि द हिंदू है. क्रिटिक्स इसमें काफ़ी अजीबोगरीब और बहुत सही और बहुत अजीबोगरीब पॉइंट्स रखते हैं. तो आपको पढ़ के इसमें काफ़ी मज़ा आने वाला है. चलिए शुरू करते हैं. पीस एंड जस्टिस ऑन अयोध्या वर्डिक्ट. तो अयोध्या वर्डिक्ट जो आया उसमें पीस और जस्टिस की क्या बात हुई, उस पर ये द हिंदू का एडिटोरियल आया हुआ है. इन पेविंग द वे फॉर राम टेम्पल इन अयोध्या, सुप्रीम कोर्ट प्रायोरिटाइज कम्युनल हार्मोनी ओवर ऑल्स. तो राम जन्मभूमि पे मंदिर निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है देश में शांति और हारमोनी मेंटेन करने को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी है. तभी उन्होंने ऐसा वर्डिक्ट दिया है. There comes a time when the need of peace and closure is greater than the need of undoing an injustice. तो ये एक ऐसा समय है जहाँ पे जो ज़रूरत है वो पीस की, शांति की और क्लोज़र की ज़्यादा है, और जो पीछे अनजस्टिस हुआ है उसको ख़त्म करने से ज़्यादा. In allowing a temple to come up through a government-appointed trust at a disputed site in Ayodhya, the Supreme Court has apparently chosen a path most conducive to social harmony. Conducive to social harmony मतलब ऐसा रास्ता ढूंढा है जो सोशल हारमोनी को बढ़ावा देता हो. तो कैसे ढूंढा है, उन्होंने कहा है कि एक ट्रस्ट जो गवर्नमेंट रूल्ड एक ट्रस्ट होगी, गवर्नमेंट अपॉइंटेड ट्रस्ट होगी, वो वहाँ पे मंदिर निर्माण करवाएगी. टू कंपेंसेट द मुस्लिम लिटिगेंट्स who were deprived of the centuries-old Babri Masjid through an illegal act of demolition, the court had asked for the allotment of 5-acre plot of land elsewhere in the Ayodhya that may be used for building a new mosque. तो जो लिटिगेंट्स थे जो बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़े हुए थे, जो डेमोलाइज की गई थी, उसके लिए, क्योंकि वो कह रहे इलीगल एक्ट था, उसके लिए उनको कंपनसेट करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि 5 एकड़ की ज़मीन इनको अयोध्या में दी जाएगी जहाँ पे मस्जिद बनवा सकते हैं. डैट दिस इज़ अ मोर ऑफ मोरल कंसोलेशन बाय वे ऑफ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज एंड लेस ऑफ एजुकेशन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर रिलीजियस राइट इज़ ऑब्वियस. सो वहाँ पे मस्जिद बनवाने के लिए इन्होंने शायद कोई गवर्नमेंट के द्वारा कोई ट्रस्ट नहीं बनाया जाएगा. मस्जिद वो लोग खुद ही बनवा सकते हैं, उनको पूरी ज़मीन दे दी गई है. बट जो राम जन्मभूमि पे मंदिर बनेगा उसमें गवर्नमेंट के द्वारा ही ट्रस्ट बनाया जाएगा. जो गवर्नमेंट कहेगी उसके हिसाब से चीज़ें होंगी. डैट आगे बढ़ते हैं. दिस इज़ अ मोर ऑफ मोरल कंसोलेशन बाय द वे ऑफ पॉलिटिकल कंप्रोमाइज एंड लेस ऑफ एजुकेशन इन रिकॉग्निशन ऑफ देयर रिलीजियस राइट इन ऑब्वियस. जैसे उनका रिलीजियस राइट वहाँ पे था वो ऑब्वियस था, फिर भी ऐसा डिसीजन आया, उसको एक मोरल कंसोलेशन कहेंगे. जो कंसोलेशन कर रही और जो जज ऐसा जिन्होंने कंसोलेशन की तरह ज़मीन दी है, वो कहा है कि ये जुडिशियल नहीं कहा सकता, ये एज अ पॉलिटिकल और मोरल कंसोलेशन कह सकते हैं. क्योंकि जब उनका वहाँ पे राइट था तो उनको ऐसा कंपनसेशन देना एक जुडिशियली नहीं कहा सकता. द फाइनल अवार्ड विल ऑलवेज बी अ सोर्स ऑफ डिसकम्फर्ट फॉर दोज
टू whom क्लोजर गोज बियॉन्ड इंश्योरिंग पीस इन अ कम्युनल पोलराइज इन्वायरमेंट। तो ये जो फाइनल आया है डिसीजन या रिवॉर्ड आया है वो उन सब के लिए हमेशा ही डिस्कम्फर्टेबल रहेगा जिनके लिए एंडिंग, हैप्पी एंडिंग या क्लोजर जो होता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ना कि देश में शांति बनाए रखना या पीसफुल इन्वायरमेंट बनाए रखना। उससे ज़्यादा उनके लिए ये इंपॉर्टेंट था कि क्लोजर कैसा रहा। बट व्हाट इज़ मोस्ट वेलकम अबाउट द 1045 पेज वर्डिक्ट ऑफ द बेंच ऑफ 5 जजेस इट्स यूनानिमिटी। जो वो 5 जजेस थे जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों सोसाइटी के जजेस थे, मतलब हिंदू मुस्लिम जज दोनों रखे गए थे, आई डोंट नो व्हाई। उन्होंने जो 1045 पेजेस का वर्डिक्ट दिया है उसमें यूनानिमस डिसीजन है, सबने माना है कि वहाँ पे मंदिर बनना चाहिए। तो ये मोस्ट वेलकम पार्ट जो है इस वर्डिक्ट का है। फॉर इट सेंड आउट अ मैसेज दैट जुडिशरी हैज़ विद अ सिंगल माइंडेड वेंचर टू गिव लीगल बरियल टू अ प्रोलॉन्ग डिस्प्यूट दैट बिगेन अ माइनर लिटिगेशन। तो ये दिखाता है कि जो जुडिशरी थी वो सिंगल माइंडेडली उसने कहा है कि जो विवाद चला आ रहा है इतने दिनों से उसको वो ख़त्म करेंगे। और वो विवाद कैसे स्टार्ट हुआ था? डिस्प्यूट दैट बिगेन एज अ माइनर लिटिगेशन, जो माइनर लिटिगेशन के साथ स्टार्ट हुआ था कि बहुत सालों से हिंदू साइड के लोग ये कोर्ट में कह रहे थे कि ये यहाँ पे राम जन्मभूमि, यहाँ पे राम मंदिर बनना चाहिए। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से वो इस पर अपना पक्ष रख रहे थे। ये माइनर एज अ लिटिगेशन कोर्ट में डाला गया था, एक माइनर लिटिगेशन इसको देखा जा रहा है। बट माइनर कैसे हो सकता है? क्योंकि मेजॉरिटी ऐसा चाहती थी। तो क्या हुआ? एक्सपेंडेड इनटू डिविसिव पॉलिटिकल कॉजेज। इससे क्या हुआ? डिविसिव पॉलिटिकली जो है देश डिवाइड हो गया कि उनको ऐसा चाहिए क्योंकि मेजॉरिटी का था। तो एक्सपेंडेड, वो एक्सपेंड होकर डिविसिव पॉलिटिकल कॉज बना। पॉलिटिकली लोग आए कि ऐसा चाहिए, तो इससे पॉलिटिकली डिवीजन हुआ। एंड बिकम अ फॉस्टरिंग बाउंड ऑन अ बॉडी पॉलिटी फॉर ईयर्स। बॉडी पॉलिटिक होता है फ्रेंड जिसमें एज अ सिटीज़न पूरे देश के हर इंसान को एज अ सिटीज़न एक मान के चला जाता है कि हाँ ये एक देश के लोग हैं, तो एक पॉलिटिकल ग्रुप है, पूरा देश एक पॉलिटिकल ग्रुप माना जाता था। उसमें वैसा ना हो पा रहा था क्योंकि ये बीच में एक बाउंड बना हुआ था ये डिसीज़न, क्योंकि इससे पॉलिटिकली डिवाइड हो गया पूरा देश। और ये जो बाउंड था वो फॉस्टर कर रहा था। फॉस्टर मतलब सड़ना उसमें सड़ता हुआ घाव जो फैलता जा रहा हो, ऐसा घाव जो फैल रहा हो, ना कि ख़त्म हो रहा हो। The fact that the cause is over at last must come as a great relief to all peace-loving people. तो जो भी पीस लविंग पीपल हैं सारे खुश हैं, उनके लिए एक ग्रेट रिलीफ है कि ये जो हमारा बाउंड था वो अभी कैसा बाउंड था, एक बार ये वर्ड अच्छा था, एक बार मैं इसका फास्टरिंग बाउंड जो था वो अभी भरना स्टार्ट हो गया। नाउ इट्स नॉट अ फास्टरिंग एनी मोर, ये ख़त्म हो गया है। तो कुछ ज़्यादा ही आगे निकल गया आई थिंक। या यहाँ से आते हैं। दिस सेंस ऑफ रिलीफ मास्क द बिटर ट्रूथ दैट द फियर ऑफ हिंदू बैकलास इफ देयर वाज एन एडवर्स वर्डिक्ट वाज जेन्यून। तो ये उन सारे चीज़ों को मास्क कर देता है, ये जो रिलीफ मिला है कि जो अगर ये ऐसा ना होता, वहाँ पे मंदिर ना होता तो कितना बड़ा बैकलास होता और ये सारी चीज़ें होती हैं। बट आई थिंक ये 80 ईयर्स होने वाले थे अबाउट, जब से लिटिगेशन डाला गया था, जब देश आज़ाद हुआ था तब से इसकी मांग चल रही थी। जब 80 सालों में कोई बैकलास नहीं हुआ, होना होता तो हो चुका होता, और जो होने थे राइट्स काफ़ी हुए थे, इससे बड़ा बैकलास क्या होता। बट ये कह रहे हैं कि जो ये सोचा जा रहा था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो बड़ा बैकलास हो जाएगा, एटलीस्ट उसको ये सारी रिलीफ आया, उसको मास्क कर देता है, उसको ढक देता है। आफ्टर नियरली 3 decades ऑफ अनरिलेंटिंग परस्यूट ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन, the majoritarian revanchist forces in the country has fatigued their scholar adversaries into passive acquisition। तो स्कॉलर एडवर्सरीज जो थे, जो इन्होंने कहा कि जो सेकुलर एडवर्सरीज थे, जो उनके इनेमी थे, अनरिलेंटिंग परस्यूट ऑफ कम्युनल पोलराइजेशन, 30 साल से जो कम्युनल पोलराइजेशन चला आ रहा था, बाय द मेजॉरिटेरियन रिवेंचिस, जो एवेंजर्स और रिवेंचरिस्ट थे, जिनको ये चाहिए था फोर्सफुली अपनी ज़मीन चाहिए थी, उनके द्वारा जो इतने सालों से पोलराइजेशन चला रहा था 30 सालों से, उसने थका दिया था जो सेकुलर एडवर्सरीज थे। उनके जो विरोध में सेकुलर एडवर्सरीज खड़े थे कि नहीं ये सेकुलर देश है, वो सेकुलर लोग खड़े हुए थे, उनको थका के पैसिव एक्विजिशन मिला दिया था। 30 साल से लगातार ये लोग विरोध कर रहे थे, इसलिए वो पैसिव एक्विजिशंस में आ गया था कि वो उन्होंने मान लिया इस चीज़ को। द बेंच इंडीड हैज़ डन वेल टू रिकॉर्ड इट्स रिवल्सन एट 2 इंसिडेंट दैट रिप्रेजेंट्स
एन ऑनस्लॉट ऑन अ साइक ऑफ सेकुलर इंडिया। ऑनस्लॉट मतलब फाइट, ठीक है, ऑनस्लॉट मतलब होता है अटैक। तो सेकुलर इंडिया के साइक पे जो अटैक, दो इंसिडेंट माने जा रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि उनको रिकॉग्नाइज करके और उसका उसमें अपना रिवल्सन मतलब उसको रिपल्सन डिस्कस्ड बोल के उनको बता के कि इसका सपोर्ट नहीं करती गवर्नमेंट, इसको रिकॉर्ड में डाल के ये जो दो इंसिडेंट हुए थे जो इंडिया के सेकुलर साइट पे एक अटैक है, ऑनस्लॉट हैं, कौन कौन से थे वो? द डिस्क्रेशन ऑफ द मस्जिद इन 1949 व्हेन हिंदू आइडल्स और प्लांटेड सरप्सली अंडर इट्स सेंट्रल डोम। तो 1947 में देश आज़ाद हुआ जब उसके बाद फिर 1949 में वहाँ पे हिंदू आइडल रख दिए गए मस्जिद में चुपके से, और कहा गया कि वहाँ पे रामलला प्रकट हुए हैं, तो इससे मस्जिद की जो है वो बेइज्जती हुई, या डिस्क्रेशन मतलब होता है डिसऑनर होना, मस्जिद का डिसऑनर हुआ। ये पहली घटना थी कि वहाँ पे मूर्तियाँ रख दी उन्होंने। एंड देन उसके बाद 1992 में करीब 43 ईयर्स बाद उन्होंने वहाँ पे केस चल रहा था और लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ से मंदिर था, यहाँ पे मंदिर बनवाया जाए। जब कुछ नहीं हुआ तो वहाँ पे हिंदू जो फुट सोल्जर्स बताया जा रहे हैं, हिंदुत्व के जो सिपाही थे वो पहुँचे, उन्होंने मस्जिद गिरा दिया। 43 साल से वो कोर्ट से मांग कर रहे थे, इस पर कोई डिसीजन वो नहीं हुआ, उन्होंने जाके मस्जिद गिरा दिया। तो ये जो सेकंड केस था प्लांट डिस्ट्रक्शन हुआ था जिसमें, तो इन दोनों चीज़ों का को कंडेम कर रही है कोर्ट, उसकी निंदा कर रही है, कहना चाह रहे हैं ये अच्छा चीज़ हुआ है। बट व्हाट इज़ मोस्ट डिसअपॉइंटिंग अबाउट इट इज़ द रिलीफ स्पेल्ड आउट बाय द बेंच मे अमाउंट टू लेजिटिमाइज द वेरी डिमोलाइजेशन इट्स अनइक्विवोकली कंडेमन। तो उन्होंने कहा जो डिमोलाइजेशन जो उसको कंडेम किया था, जिसकी निंदा की थी अभी कोर्ट ने इन दोनों चीज़ों की, और जो डिमोलेशन हुआ था, तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा कि बेंच ने जो ये जो दिया है रिलीफ, ये जो डिक्लेरेशन दिया है, इसमें उस डिमोलेशन को लेजिटिमाइज कर रही है। क्योंकि अगर इनके पक्ष में आया है डिसीजन तो ये कोर्ट कह रही है कि ये जो था गिराना वो लेजिटिमेट था, जिसकी खुद ही निंदा की थी, ये सही नहीं है। हैविंग डिक्लेयर्ड दैट द सूट्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ टू कम्युनिटीज ऑर्गेनाइज वायलेंस बाय वन पार्टी आउट नॉट टू हैव बीन इग्नोर्ड। सो ये जो टू कम्युनिटीज़ के द्वारा जो सूट्स थे, जो सूट डाला गया था 19 जब देश हमारा आज़ाद हुआ था तब से जो आ रहा था, दोनों पार्टी के कोर्ट में डाला हुआ था सूट्स, उसमें जो ये एक वायलेंस ऑर्गेनाइज हुआ बाय वन पार्टी, इसको इग्नोर नहीं किया जाता है, जाना चाहिए। It is common knowledge that the Vishwa Hindu Prasad, which spearheaded the temple movement with the active backing of the Bharatiya Janata Party and organized the demolition of the mosque, got a foothold in the litigation, though an individual who represented the deity Ramlala as a next friend as a fresh suit filed in 1989. सो ये कहना चाह रहे हैं कि सबको पता है कि विश्व हिंदू परिषद ही है जिसने लीड किया था टेंपल मूवमेंट को, जो टेंपल मूवमेंट चल रहा था कि हम मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहाँ बनना चाहिए, मंदिर वहाँ बनना चाहिए, ये जो मूवमेंट चला रहा है इसके जो लीडर हैं, जो लीड किया विश्व हिंदू परिषद ने किया था, और जिसमें भारतीय जनता पार्टी एक्टिवली उसको बैक कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी पीछे से। और ये कहा जा रहा है कि सबको पता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन ये कह रहा है कि ये सबको पता है, देश में कॉमनली नोन है कि ये जो मस्जिद गिराया गया था ये विश्व हिंदू परिषद नहीं गिराया गया था। फिर भी विश्व हिंदू परिषद का ये जो पीस आया है, जो डिक्लेरेशन आया कोर्ट की तरफ से, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि जो केस लड़ रही थी विश्व हिंदू परिषद ही लड़ रही थी, क्योंकि उसका ही एक मेंबर जो था, जो केस लड़ते हैं द नेक्स्ट फ्रेंड, जो लिटिगेशन डालते हैं, जो सूट डालते हैं कोर्ट में, उनको नेक्स्ट फ्रेंड ऑफ रामलला कहा जाता है कि रामलला की तरफ से डालना है। तो जो मेंबर जिस बंदे ने डाला हुआ था वो नेक्स्ट फ्रेंड वो विश्व हिंदू परिषद के मेंबर थे। तो ये कहा जा रहा है कि ये जो केस लिटिगेशन आया है ये विश्व हिंदू परिषद ने ही जीता है, एक तरीके से देखा जा सकता है। बट क्योंकि प्रूफ नहीं है, फिर भी ये कॉमनली नोन है कि विश्व हिंदू परिषद ही उसके पीछे था जिसने मस्जिद को गिराया था। तो ये सही नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है नैरेटर, एडिटर जो है हमारे यहाँ। द रीडिंग ऑफ द जजमेंट रिवील्स दैट द आउटकम इज नॉट होली इन लाइन विद द एविडेंटरी कंक्लूजन द कोर्ट itself reached. It notes that the archaeological evidence procured only because excavation was made possible by the demolition and such not available to the parties at the time of institution of the suit.
तो जो रीडिंग, जो जजमेंट आया रीडिंग, वो उसके साथ एक तरीके से इनलाइन नहीं है जो एविडेंस के बाद कोर्ट में कंक्लूजन आया था। जो कोर्ट ने कंक्लूजन दिया था एविडेंस देखने के बाद, उसके साथ इनलाइन नहीं कर रहा है जो जजमेंट आया है। क्योंकि जो एविडेंस में कोर्ट ने कहा था कि ये जो एविडेंस मिले हैं, कि वहाँ पे जो एविडेंस मिले कि वहाँ पे पहले एक मंदिर था, वो तब मिले हैं जब मस्जिद डिमोलिश किया गया है। मस्जिद डिमोलिश किया गया है 1992 में, और केस डाला गया था 1947 में, 40 साल पहले। तो अगर जब केस डाला गया तब ऐसे कोई प्रूफ नहीं थे, क्योंकि अगर मस्जिद गिराया नहीं जाता तो उसके नीचे एक्सकेवेशन, खुदाई नहीं हो पाती, गवर्नमेंट खुदाई नहीं करवा पाती, क्योंकि वहाँ पे मस्जिद था तो तोड़वा तो देती नहीं, तो हमें वो प्रूफ भी नहीं मिलते। तो कोर्ट कह रहे थे कि ये प्रूफ मान्य नहीं है, क्योंकि ये मिलते ही नहीं। जिस समय ये हमारे यहाँ केस डाला गया था उस समय ऐसे कोई प्रूफ हमारे पास थे नहीं। तो ये कहना चाह रहे हैं इस तरीके से तो कोर्ट ने जो अपने एविडेंस के बाद बोला था और जो उनका जजमेंट है बिल्कुल अलग आ गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। द हिंदू वाले क्रिटिक ऐसा बोल रहे हैं, भाई साहब देख लो। ओनली सोज डैट द एक्सरसाइज ऑफ, हाँ, और उसमें क्या दिखा, एविडेंस क्या आए थे, वो केवल ये कह रहे हैं एविडेंस में केवल इतना बताया जाता है कि यहाँ 12th सेंचुरी का हिंदू रिलीजियस स्ट्रक्चर था, कि वहाँ पे 12th सेंचुरी में बना हुआ एक हिंदू मंदिर था। ये नहीं बताता राम मंदिर था, ओके। बट डज नॉट प्रूव एनी डिमोलिशन और एक्सप्लेन व्हाट हैपेंड इन द इंटरवेनिंग सेंचुरीज। और ये भी नहीं बताता कि वहाँ पे वो जो मंदिर था उसको तोड़ा गया था, ये भी नहीं बताता है। क्या पता वो खुद से गिर गया हो, इनका कहने का मतलब है ऐसा हो सकता है। और वो ये भी एक्सप्लेन नहीं करता है कि इसके बाद 1200 शताब्दी में जब मंदिर बना और अब 21वीं शताब्दी के बीच में उसमें क्या क्या हुआ, ये बीच के इंटरवल में क्या हुआ, ये भी कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। ऐसा प्रूफ कुछ नहीं है। हाँ, और कोर्ट ने एक्नॉलेज किया था कि नवाज वॉज ऑफर्ड ऑन द मस्क्यू। तो मॉस्क्यू में जो मस्जिद में नमाज थी वो 1857 से 1849 के बीच में पढ़ी जाती थी। ये भी कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है। एंड डिक्लेयर्स दैट मुस्लिम डिड नॉट अबैंडन इट बट ऑफर्स नो रिलीफ इवन दो देयर रिलीजियस राइट स्टैंड प्रूव्ड। और ये भी डिक्लेयर किया गया है कि मुस्लिम्स ने उसको अबेंडन नहीं किया था, वो वहाँ नमाज पढ़ रहे थे, फिर भी उन्होंने कोई उसको रिलीफ नहीं दिया है कोर्ट ने, जबकि उन्हें पता है कि मुस्लिम्स का वहाँ पे राइट था। The entire disputed area covering both the inner and outer courtyard are awarded to one side contrary to its own conclusion that Muslims had a right, albeit a contest in the inner, contested one in the inner courtyard। तो जो इंटायर डिस्प्यूट था इनर यार्ड और कोर्ट यार्ड, जो दो कोर्ट यार्ड है, जो दो एरिया को दो पार्ट में बांटा गया है फ्रेंड्स, वहाँ पे कोर्ट यार्ड चबूतरा है जो मेन है अंदर का उसमें, और एक है बाहर का, दो एक बाउंड्री से उन दोनों को बांटा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि ये दोनों कोर्ट यार्ड एक साइड को दे दिए गए, जबकि ये कंक्लूजन निकला था कि मुस्लिम्स का राइट है इनर कोर्ट यार्ड में। इनर कोर्ट यार्ड में मुस्लिम्स का राइट है, आउटर कोर्ट यार्ड की भी बात नहीं की इन्होंने, लेकिन ये इनर कोर्ट यार्ड की बात करते हुए कह रहे हैं कि मुस्लिम्स का वहाँ राइट है, अल्बाइट मतलब ऑल्दो, हालांकि कॉन्टेस्टेड वन है, मतलब उसमें हिंदुओं का भी है तो कॉन्टेस्टेड वन है, पूरा नहीं है, एक मत सोवरियन उनका राइट नहीं है, उसमें हिंदुओं का भी है, कॉन्टेस्टेड वन राइट है, बट मुस्लिम्स का राइट है, ऐसा माना था कोर्ट ने। वाइल इट होल्ड्स द हिंदू हैड पैसेजरी राइट ओवर द एंटायर आउटर कोर्ट यार्ड टू द एक्सक्लूजन ऑफ मुस्लिम। और ये भी बताया है कोर्ट ने कि जो आउटर यार्ड में था उसमें हिंदुओं का पोजेसरी मतलब अधिकार, मालिकाना हक, पूरा हक है, उसमें मुस्लिमों का हक नहीं है। तो आउटर कोर्ट यार्ड में मुस्लिम्स का हक नहीं है, हिंदुओं का है। इनर कोर्ट यार्ड में मुस्लिम्स का भी है, हिंदुओं का भी है। तो एक तरीके से देखा जाए तो 1/4 जो था मुस्लिम्स का था, और 25% यहाँ पे मुस्लिम्स का अधिकार था उसमें, और 75% हिंदुओं का था। वही ये कह रहा है कि कोर्ट ने माना है कि उसमें 25% मुस्लिम्स का है, फिर भी उनको कोई रिलीफ नहीं दी गई। इट डज़ नॉट डिसाइड, फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा कट गया है प्रिंट होने में, तो मैंने दूसरी जगह प्रिंट किया, उसमें आ गया था, ये देखिए मैंने यहाँ पे मार्क कर लिया कि कितना पार्ट मेरा कट गया था। आई थिंक यहाँ तक कटा है, तो हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। और द एंटायर आउटर कोर्ट यार्ड टू एक्सक्लूसिव मुस्लिम, उसमें मुस्लिम्स का नहीं है आउटर कोर्ट यार्ड में। इट डज नॉट डिसाइड वेदर दे हैड एक्सक्लूसिव टाइटल। ऑन द अदर हैंड इट रिजेक्ट्स द मुस्लिम क्लेम स्लोली ऑन द ग्राउंड दैट दे फेल टू प्रूव एक्सक्लूसिव टाइटल। और यहाँ पे ये भी
ये भी है कि ये भी नहीं बताता है कि यहाँ पे हिंदुओं का पूरी तरीके से टाइटल था पूरी ज़मीन में, क्योंकि उसमें देख रहे हैं 25% मुस्लिम्स का आ रहा है। तो ये तो बताता नहीं कि पूरी तरीके से हिंदुओं का है जो उनको दे दिया गया। एक्सक्लूसिव टाइटल है, मुस्लिम्स को हटा के पूरा एक्सक्लूसिव उनका टाइटल है। और ये भी नहीं बताता है कि यहाँ पे मुस्लिम्स का बिल्कुल हक नहीं है, ना ही ये कहता है कि मुस्लिम्स का भी एक्सक्लूसिव टाइटल ये नहीं है, कि मुस्लिम्स यहाँ पे नहीं थे। ये यहाँ से अभी ये भी क्लियर नहीं होगा कि मुस्लिम्स का ये बिल्कुल भी यहाँ पे हक नहीं है। ऑल्सो द कोर्ट सेज द एविडेंस ऑफ हिंदू वर्शिप ऑफ अवेलेबल पीरियड ऑफ प्रायर टू 1857 वेल देयर प्रूफ नवाज ओनली आफ्टर। तो 1857 से पहले वहाँ पे बताया जा रहा है कि हिंदुओं की वर्शिप हो रही थी, एविडेंस हैं। केवल 1857 से पहले हिंदुओं की वर्शिप के एविडेंस हैं उसमें, वाइल देयर वाज प्रूफ ऑफ नवाज ओनली आफ्टर 1857। लेकिन जो वहाँ पे नवाज का प्रूफ है वो केवल 1857 के बाद से ही ये बताया जा रहा है वहाँ पे नवाज पढ़ी जा रही थी, उससे पहले नहीं। विदाउट अकाउंटिंग ऑफ सॉरी फ्रेंड्स without accounting for the fact that it was in that year that massive riot took place that led to the British administration putting out a railing to the divide the mosque from the Hindu serene in the outer courtyard. The case has been decided on the balance of ability. Okay. और ये इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया गया है कि ब्रिटिश के टाइम पे 1947 में बहुत, क्योंकि वहाँ पे फ्रेंड्स वो राम जन्मभूमि पे जो मुस्लिम लीडर्स थे या फिर मुस्लिम राजाओं ने, वहाँ के रूलर्स ने ज़बरदस्ती या फिर जैसे भी वहाँ पे मस्जिद बनवा दिया था जहाँ राम जन्मभूमि थी। तो हिंदू डिवोटीज़ वहाँ पे उस समय नहीं जा पाते क्योंकि रूलर्स मुस्लिम थे, उनको अबेंडन कर दिया गया था। तो वो क्या करते थे, जितना पास हो सकता था राम जन्मभूमि के पास जाके, क्योंकि राम जो उनके भक्त थे वो जाके जितनी पास हो सके उस अपना प्लेस बना बना के वहाँ पे पूजा करते थे। तो मस्जिद था, उसके चारों तरफ राम हिंदुओं का जो था वर्शिप प्लेस था, क्योंकि वो पास जितना नहीं जा सकते थे, उनको रिस्ट्रिक्शंस था, मंदिर में मस्जिद में जा नहीं सकते। बट उनको पता था कि जन्मभूमि यही है, तो जन्मभूमि बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस होता है, तो वो जाके आसपास पूजा करते थे। इसलिए क्या कर दिया गया था, वहाँ पे जब मुस्लिम लीडर्स चले गए, वहाँ पे अंग्रेज़ों का राज आ गया, तो अभी थोड़ा सा डर ख़त्म हुआ हिंदुओं का, तो वो पास जाने की कोशिश करते थे। उससे क्या होता है, रिवोल्ट हुआ कि उनके बीच में दंगे हुए हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया कि उन्होंने कोर्टयार्ड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। उन्होंने कहा जहाँ तक हिंदू पूजा करते थे बाहर बाहर, उसमें एक बाउंड्री बना दी। अंदर वाला जो सर्किल था वो मुस्लिम्स के लिए कर दिया कि वहाँ पे हिंदू नहीं जा सकते, वो केवल मुस्लिम्स का। ऐसे उन दोनों को अलग कर दिया कि बाद में दंगे ना हो सके। तो वही कहा जा रहा है कि कोर्ट ने इस बात पे ध्यान नहीं दिया, क्या दिया कि आउटर कोर्ट यार्ड में हिंदुओं का इस वजह से डिविजेशन था कि हिंदुओं का था, और इनर कोर्ट यार्ड में मुस्लिम्स का। तो इससे हुआ क्या कि जो सारे हमें एविडेंस मिले हैं कि आउटर कोर्ट यार्ड में मुस्लिम्स का कुछ नहीं मिला है, सारा हिंदुओं का है। और इनर कोर्ट यार्ड में जो एविडेंस थे जब केस फिल किया गया था, वहाँ पे मुस्लिम्स का ही मस्जिद था, वहाँ पे हिंदुओं का कुछ नहीं था। बट तो ऐसे क्या था, 50-50 जो था दोनों का हक था। बट हुआ ये, जब मस्जिद गिरा दी गई तब वहाँ पे खुदाई हो पाई, और वहाँ से जो नए सबूत निकले तो उसमें पता चला कि यहाँ पे तो हिंदुओं का मस्जिद भी था। तो जो ये 50-50 हिंदुओं का था वहाँ पर भी 25% हो गया। तो 75% जो हो गया, जो सबूत हो गए वो हिंदुओं के हो गए, 25% मुस्लिम्स के हो गए। वही ये अगली लाइन में ऐसा ये बताना चाह रहा है इस एडिटोरियल में, पढ़िएगा भी बताते हैं। वाइल इट इज़ ट्रू डैट प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी इज़ द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इन सिविल लॉ। तभी ये इतनी देर से कह रहा है कि उनका थोड़ा सा हक था, बट था तो। और ये कह रहा है कि हाँ, ये ऐसा माना जाता है कि सिविल लॉ में जिनका बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉबिलिटी होती है, प्रॉबिलिटी में जो मेजॉरिटी में होते हैं, प्रॉबिलिटी देखी जाती है, और प्रॉबिलिटी में जिसका ज़्यादा हो, जैसे 75-25 में प्रॉबिलिटी किसकी ज़्यादा है, हिंदुओं की ज़्यादा है। 85, तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रॉबिलिटी जब आपकी साइड हो तो सिविल लॉ में उनकी साइड में डिसीजन दे दिया जाता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन अभी इनको ये क्लियर नहीं है कि ये क्या इस केस में होगा। जब आपको ये क्लियर हो, इट इज़ डाउटफुल, ये डाउटफुल है कि वेदर इट कैन बी इन्वोक टू एक्सक्लूजन ऑफ एन एक्नॉलेज्ड राइट बिलोंग टू द अदर साइड। और ये क्या उस केसेस में लगाया जा सकता है। इन्वोक का मतलब होता है फ्रेंड, आई गेस कि आप लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं। क्या उस केस में लागू होगा जब आपको एक साइड में थोड़ा सा प्रॉबिलिटी जो थी दूसरी साइड की वो क्लियर हो कि हाँ, ये एक्नॉलेज कर लिया गया है कि ये साइड उसको लिए बिलोंग की रही
उसको बिलोंग करती है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि प्रॉपर्टी के अधिकार में होता है, बट यहाँ पे होगा कि नहीं। चलिए, आई थिंक लास्ट पैराग्राफ है, इस पे आ जाते हैं। इट विल बी डिसअपॉइंटिंग टू द कंट्री एज अ होल इफ द जजमेंट इन द फेवर ऑफ हिंदू litigant does not end the belligerence of Hindu organization that ran the movement of build a temple at the very spot on which the Babri Masjid stood until that fateful day in 1982। So जो 1982 में डिमोलिशन हुआ है, उसमें जो पार्ट लिए थे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस जो इतने दिनों से मूवमेंट चला रहे थे, बेलिग्रेंस मूवमेंट, जो बहुत एग्रेसिव मूवमेंट चला रहे थे कि मंदिर वहाँ बनना चाहिए, मंदिर वहीं बनाएंगे, एट दैट सेम स्पॉट हम बनाएंगे। अगर वो लोग अभी भी शांत नहीं होते हैं तो ये बहुत डिसअपॉइंटिंग होगा कंट्री के लिए। इतना बड़ा डिसीजन लिया गया है और उसके बाद भी अगर शांत नहीं होते तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग होगा। फॉर नन कैन डिनाई दैट द पॉलिटिशियंस एंड द कॉम्युनलाइजेशन ऑफ द राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद टाइटल डिस्प्यूट लेफ्ट इन इट्स वेक अ ट्रायल ऑफ वायलेंस एंड लेड टू टेरेबल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी अक्रॉस द कंट्री। तो इस बात से कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि राम जन्मभूमि का जो मैटर था उसकी वजह से इसका जो पॉलिटिसाइजेशन और कम्युनलाइजेशन हुआ है पूरे देश में, पूरा देश डिवाइड हो गया था, उससे ट्रेल ऑफ वायलेंस हुआ है। लगातार उससे काफ़ी सारे वायलेंस के इंसिडेंट देखे गए हैं। एंड लेड टू टेरेबल लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी अक्रॉस द कंट्री। अब पूरी कंट्री में इससे टेरेबल लॉस ऑफ लाइफ्स का लॉस हुआ है और प्रॉपर्टी का लॉस देखा गया है। टू द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ द स्कैटेरियन स्ट्रिप सेट ऑफ बाय द टेम्पल मूवमेंट थ्रू प्रोसेसन एंड द इनफेमस रथ यात्रा। तो ये जो टॉक्सिक इफेक्ट है सेक्टेरियन स्ट्रिफ का मतलब होता है, फ्रेंड्स लेट मी चेक, मैंने लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके मतलब देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, सेट ऑफ मतलब होता है स्टिमुलेट, बढ़ावा देना। स्ट्रिप मतलब होता है डिस्टर्ब, ट्रबल को बढ़ावा देने वाला। तो ये जो ट्रबल को बढ़ाने देने वाला टॉक्सिक इफेक्ट हुआ है, जो ट्रबल को बढ़ावा देता है, और वो किसका इफेक्ट हुआ है? टेम्पल मूवमेंट जब से चला है इसकी वजह से। एंड इनफेमस रथ यात्रा, प्रोकेशन मतलब होता है दोस्तों परेड निकालना, प्रोकेशंस। एंड इनफेमस रथ यात्रा, जो फेमस रथ, जो इनफेमस यात्रा थी, इसकी वजह से जो ना सेट ऑफ हुआ है, ये जो बढ़ावा मिला है ट्रबल्स का, और ये टॉक्सिक इवेंट्स हुए हैं। और वो रथ यात्रा किसके द्वारा निकाली गई थी? बीजेपी लीडर LK आडवाणी। वन कैन एट्रीब्यूट मनी डेडली राइट्स एंड वेव ऑफ, एट्रीब्यूट मतलब होता है एलोकेट, एंड वेव्स ऑफ रिलेटरी बॉम्बिंग बाय इस्लामिस्ट सिंस द लास्ट 1982। तो जो मुस्लिम टेररिस्ट थे फ्रेंड्स, उनके द्वारा बहुत सारे वेव्स ऑफ रिटेलेटरी मतलब होता है ये जो बदला लेने के लिए एक्शन किया गया, बदला लेने के लिए जो वेव्स ऑफ बॉम्बिंग, वेव्स मतलब होता है काफ़ी मात्रा में एकदम से कोई चीज़ बढ़ जाना, बॉम्बिंग काफ़ी मात्रा में बढ़ा दी थी, पूरे देश में बॉम्बिंग कर रहे थे मुस्लिम टेररिस्ट जो थे, वो कहा जा रहा है। वन कैन एट्रीब्यूट मनी, इस रथ यात्रा को एट्रीब्यूट किया जा सकता है, इस रथ यात्रा के वजह से हुआ था। एट्रीब्यूट मतलब होता है एलोकेट होना, रथ यात्रा को उसके लिए जिम्मेदार मानना। तो दोस्तों क्योंकि आप देख सकते हैं जो बॉम्बिंग स्टार्ट हो गई थी मुस्लिम टेररिस्ट की जो थे पूरे देश में, वो 1980 से स्टार्ट हो गई थी। जो मस्जिद का डेमोलेशन हुआ है वो 1992 में हुआ है। तो मस्जिद गिरने की वजह से बॉम्बिंग नहीं हुई थी, उसके 12 साल पहले से ही बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी थी, टेररिस्ट आके अटैक कर रहे थे इंडिया पे। और वो कह रहे हैं क्योंकि रथ यात्रा लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली थी कि उन्हें मस्जिद चाहिए, पूरे देश में वो सपोर्ट जुटा रहे थे अपनी रथ यात्रा से कि हमें मस्जिद मंदिर के सपोर्ट में पूरे देश में रथ यात्रा कर रहे थे। और उसी की वजह से पूरे देश में जो बम ब्लास्ट हो रहे थे बाय द मुस्लिम टेररिस्ट 1980 से, उसके बाद ये 1992 में फिर ये हुआ है। देयर वुड बी अ रियल सेंस ऑफ जस्टिस ओनली इफ दोज हु प्लॉटेड एंड एक्सिक्यूटेड द डेमोलेशन आर कन्विक्टेड इन द ऑनगोइंग ट्रायल इन लखनऊ। जो ऑनगोइंग ट्रायल हो रहा है लखनऊ में डेमोलेशन का, उसमें अगर वो लोग कन्विक्ट पाए जाते हैं जिन्होंने ये प्लॉट किया, तो ये काफ़ी रिलीफ होगा। द रूलर्स ऑफ द डे ओ दिस मच टू द नेशंस, और जो इंडियन गवर्नमेंट है ये नेशंस के लिए ओ करती है, उन्हें नेशन के लिए ऐसा करना चाहिए। एंड इन द स्पिरिट ऑफ न्यू इंडिया पुट फॉरवर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और जो नरेंद्र मोदी लगातार न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं उसके लिए भी ये ज़रूरी है। इट वुड बी इन द फिटनेस ऑफ थिंग्स इफ द
PHP एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन, विश्व हिंदू परिषद और अगर अदर ऑर्गेनाइजेशन, ये सही होगा, ये बढ़िया होगा अगर विश्व हिंदू परिषद एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन जो पार्टिसिपेट किए थे डिमोलेशन में, उनको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा फ्रॉम द प्रपोज ट्रस्ट टू बिल्ड द टेम्पल। जो ट्रस्ट बनाया गया है टेम्पल निर्माण के लिए, जैसे आपको पता है कि वो जो मंदिर के लिए ज़मीन दी गई है उसमें गवर्नमेंट ट्रस्ट बनाएगी और वो डिसाइड करेगी कौन मंदिर बनवाएगा। बट मुस्लिम साइड में आई थिंक ऐसा नहीं हुआ, उनको ज़मीन दे दी गई है कि आप जो करना चाहें वो ज़मीन का करें, मस्जिद बनवाएं, उसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है, वो कोई बॉन्डिंग नहीं होगी उनके द्वारा कि वो ट्रस्ट बनाएंगे कि जो चंदा आ रहा है उसको कैसे मैनेज किया जाए सब कुछ, बट यहाँ पे गवर्नमेंट देखेगी। तो ये देश की प्रॉपर्टी हो गई है, ना कि हिंदुओं की एक तरीके से। In paving the way for the building of temple for Ram on the spot building to be his Janmashtami, the Supreme Court build up the faith of millions of Hindus। और अंत में ये कहना चाह रहे हैं कि राम जन्मभूमि निर्माण के, राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर बनवाने के सपोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रास्ता तैयार किया है, उन्होंने ये जो हिंदुत्व फेथ को बढ़ावा, ये जो हिंदुत्व फेथ का सपोर्ट किया है, बट इट कैन नॉट अलाउ द जजमेंट टू प्रिसीव, लेकिन ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया है, बढ़ावा दिया है, लेकिन इससे ये नहीं होना चाहिए कि लोग ये जज करें कि हमारी जो परसीव्ड एज अ इंडोर्समेंट ऑफ एनी चैलेंज टू द रूल ऑफ लॉ इन द नेम ऑफ फेथ। इससे ये नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा जजमेंट नहीं आना चाहिए कि, और ये ऐसी चीज़ का इंडोर्समेंट नहीं करना चाहिए कि हमारे जो रूल्स ऑफ लॉ हैं वो फेथ के आगे अपना जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई इससे इंडोर्समेंट नहीं होना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रेंड, ये था हमारा एडिटोरियल, काफ़ी अच्छा था, आप लोग काफ़ी क्लियर तरीके से समझ पाए होंगे। और मैं अभी जाके इसको फिर से एक बार जल्दी से स्किम करूँगा। आई होप आप लोग भी, आपके पास अभी वर्ड्स की मीनिंग है और अभी आपके लिए काफ़ी ईजी होगा एक बार पढ़ने के बाद कि आप इसको स्किम करके, जिसमें आप वर्ड टू वर्ड इस एडिटोरियल को समझ सकें। यही तो एक प्रोसेस है, हमें एक वीक में अपनी एडिटोरियल एनालिसिस जो कैपेबिलिटीज़ है उसको बढ़ाने के लिए ये 1 वीक जो चैलेंज हमने दिया है ऐसे ही करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं इसको अभी ख़त्म करूँगा, स्किम नहीं करूँगा इसमें। थैंक यू एवरीवन हु हैव वॉच्ड दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक द कंटेंट, अगर आपको कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कुछ भी आपको इसमें अगर गलत लगा हो कि मैंने कुछ इसमें गलत या फिर सही से नहीं एक्सप्लेन कर पाया हूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं, मुझे इसमें क्या ऐड करना चाहिए, जो चीज़ें, जो पार्ट रह गया हो। और इसमें आई नो इसने सही से इस पूरे इवेंट को कवर नहीं किया, जो पार्ट की वीडियो आप नेक्स्ट में चाहते हो मुझे कमेंट में डालें, मैं उस पर वीडियो बना दूँगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू।